वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ अनकट बाय सुफियान। आज जो हमारे गेस्ट है वो एक बहुत वेल नोन एडवोकेट है। तो इजहर पटेल सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस। माय प्लेजर भाई, माय प्लेजर। आप आए हमारे पास। तो सुफियान, 2006 का जो दौर था जहां पे राज ठाकरे ने कहा था कि अगर इन मैटर्स में कोई भी वकील हाजिर होगा तो हम उसको बॉम्बे में चलने ही नहीं देंगे। हमारे सूत्रों के अनुसार हमें पता चला कि आपकी भी डिमांड थी, आपकी भी ख्वाहिश थी। और द रिसेंट इलेक्शन जो पास हुए एमएलए के, सेंट्रल से ईस्ट से बहुत सारे मसले थे उसके अंदर, कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा थे। क्या थी उसकी ज़रा ब्रीफिंग बताइए। आपको शायद इंतज़ भाई से भी सॉरी इस बात को लेके, मैं डिस्क्लोज कुछ चीज़ें कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से मेरे को तो लगता है कैलकुलेशन बिगड़ी इसलिए क्योंकि इम्तियाज़ अली साहब का एमपी इलेक्शन लूज कर, अगर वो जीत जाते तो मेरे हिसाब से इतना केओस होता ही नहीं। सबसे ज्यादा अगर केसेस किसी पार्टी पर या किसी कारपोरेटर पे या किसी एमपी पर होगी तो वो एमआईएम है। हम लोग रात दिन काम करते हैं, सबसे ज्यादा केसेस के लिए आते कौन है? जज भाई आते हैं, कारपोरेटर्स आते हैं, हमारे पार्टी के लोग आते हैं। क्यों आते हैं? अच्छा, किसके लिए करे इन लोगों ने? इम्तियाज भाई पे डकैती का केस है। मतलब हम चाहते तो है कि लड़े, है ना, हम एम्बिशियस तो है, लेकिन क्या करेंगे उसको, मतलब एट एनी कॉस्ट नहीं है। क्या मिलना ही चाहिए, आपने दिया कैसा नहीं, हम बड़े काबिल हैं, हम होते हुए आपने दूसरों को कैसा दिया। ये मतलब इसको हम कहेंगे कि आई एम नॉट डेस्परेट। कि ये जो सबसे बड़ा मसला शुरू हुआ था औरंगाबाद नाम चेंज का, कि लोगों का बोलना है वो टाइम पे तो एक ही हाथ में था, फिर बाद में यही प्रोटेस्ट कर रहे, या फिर मसला ऐसा है कि भाई हो गया तो अब क्या पोजीशन है उसकी, क्या चल रहा है उसका, कि अब हो गया लाइफ टाइम की। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट इम्तियाज भाई की तरफ से हुआ। उसके बाद अभी मैंने बोला हूँ कि कैंडल मार्च के लिए कंप्लेन हुई है। आपको अंदर की बात नहीं पता होगी कि जो लीगल बैटल चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट इधर उधर, तो इसकी जो बैकडोर कमेटी थी पीछे की, उसमें इम्तियाज भाई थे। आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। मैं तो हर किसी को बोलता है एमआईएम का सोशल मीडिया गेम इतना स्ट्रांग है कि कोई बीट ही नहीं करता। तो उसको बोलना कि यार ये बात तेरे माँ बाप को जाके बोल। So before moving on to this video, we would like to thank Shed 2.0, which is a co-working space and our venue partner. We would also like to thank हमारे बेहतरीन स्पॉन्सर डीलक्स, जिनकी वजह से हम अच्छे पॉडकास्ट आप तक डिलीवर कर पाते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और कमेंट्स में अपने व्यूज़, अपने थॉट्स ज़रूर लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ अनकट बाय सुफियान। आज जो हमारे गेस्ट है वो एक बहुत वेल नोन एडवोकेट है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा वोकल है। अपनी थॉट्स, अपने इंसाइट्स और अपने व्यूज़ लोगों में शेयर करते रहते हैं। सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छा है उनका, और एक उनकी पॉलिटिकल साइड भी है। वो एक्स स्पोक्स पर्सन ऑफ AIMIM महाराष्ट्र भी है। सो इजहर पटेल सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस। माय प्लेजर भाई, माय प्लेजर। आप आए हमारे पास डिस्पाइट ऑफ बाकी चीज़ें जो पास्ट में। तो सर अपन कैजुअल शुरू करेंगे। चैनल का नाम है अनकट बाय सुफियान। हमारी कॉन्वर्जेशन है अनकट, एकदम कैजुअल, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चीज़ भी। पास्ट को तो आपको मालूम ही होगा हिस्ट्री क्या है। तो अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्टली कि आपने ये प्रोफेशन चूज क्यों करे, एंड सेकेंडली व्हाट वाज योर जर्नी, कहाँ से करे, क्या है। बट बेसिकली यार देखिए, मैं हूँ परतूर से। मेरा जो गांव है परतूर है। हाँ। हम वहाँ के जो उर्दू स्कूल है, हाई स्कूल डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल, वहाँ पर हम 10th तक मैंने पढ़ाई की। फिर हमारा एक कॉलेज है लाल बहादुर शास्त्री, वहाँ से 11-12 किया है। हाँ। पढ़ाई में तो ठीक ठाक थे, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे घर के कि मेडिकल साइंस को जाए या मेडिकल को जाए वगैरह वगैरह। हम लोगों को अपनी आइडिया थी, क्योंकि राइट आफ्टर 10 10वीं के बाद जी सुफियान अनकट है इसलिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज शायद ये मेरी अपनी जिंदगी का पहलू जो है कई लोगों को नहीं पता होगा जी। और बोलकर मुझे कोई हमदर्दी वगैरह अब लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई जो लोग दूसरे न्यू जनरेशन है उससे कुछ ना कुछ सीखे। कि राइट आफ्टर 10 जो है मैंने काम करना शुरू किया है अर्निंग के लिए। अच्छा। हाँ, ये सिलसिला मेरे फाइनल ईयर, मतलब लॉ के फाइनल ईयर से पहले तक, सेकंड ईयर तक मैंने ऐसा कोई लाइफ का काम नहीं है जो नहीं किया। मतलब LLB सेकंड ईयर तक मैं वीकली जो बाजार होते हैं हमारे गांव के अतराफ में,
4 से 5 गांव में जो है फरसान चूड़ा बेचा करता था। अच्छा। और उसके अलावा फिर सारे काम किए। आफ्टर 10 जो है मैं 11-12 कंप्लीटली जो है एक वीडियो पार्लर चलाता था। वीडियो पार्लर चलाता था इन द सेंस ये टिकट कलेक्टर हुआ करता था। सुबह के 2 शो जो थे उसमें बैठने के कुछ पैसे मिलते थे, तो वो 2 शो हम लोग चलवाते, उस पर मैं बैठा करता था। फिर 11-12 के बाद घर वालों का ये था कि भाई डीएड कर ले, लेकिन मुझे नहीं करना। एक्चुअली जब हम लोग परतूर में हुआ करते थे तो हमारे जो आपने नाम सुना होगा जिसका मैं जूनियर हूँ, एडवोकेट अकबर पटेल साहब जी जी, तो एज ए लॉयर वो बहुत काम किया करते थे औरंगाबाद एंड पूरे महाराष्ट्र में। तो वो मेरे इंस्पिरेशन थे कि भाई मैं भी वकील बनूं और कुछ करूं। तो वहां से हम लोग निकल कर आए हैं। टारगेट था अकबर पटेल साहब। तो मेरी औरंगाबाद की जर्नी शुरू होती है 2004 में। ओके। 2004 जुलाई में मैं औरंगाबाद आया और प्लान ये था कि अकबर पटेल साहब के पास 1 और 2 ईयर्स जूनियरशिप करके वापस अपने गांव जाना है, क्योंकि मेरे औरंगाबाद में कोई रूट्स नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मैंने जब जूनियरशिप ज्वाइन की तो उसके सिर्फ 3 महीने बाद मेरे जो सीनियर हैं मोहतरम अकबर पटेल साहब जो है वो उनको शहीद कर दिया गया औरंगाबाद। तो वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए बड़ा तो एक सदमा था कि मेरे वालिद उस वक्त हयात थे जी, लेकिन अकबर पटेल साहब का इस दुनिया से जाना मतलब मैंने यतीमी गुजार चुका था उस वक्त, क्योंकि वो वाकई इतने शफीक थे कि 3-3.5 महीने में हम लोग इतने क्लोज थे। और आज भी कई लोग जो है मुझे मोस्टली जो लोग जानते हैं वो अकबर पटेल साहब के जूनियर होने के नाम से ही जानते हैं। वो एक उर्दू का बड़ा मशहूर शेर है कि न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। तो कहीं ना कहीं असल में हम लोग, अगर मैं हूँ ज़ाती तौर पर, मुझे इस बात का प्राउड भी है कि मैं सीनियर के नाम की रॉयल्टी मुझे आज में मिलती है, चाहे वो वकीली में हो, फाइनेंशियली हो, सारी चीज़ें। और ये मेरी किस्मत भी है और बदकिस्मती भी है कि मैं सर के साथ ज़्यादा काम नहीं कर सका। तो वहाँ से 2004 से हम लोगों ने शुरू की है। असल मैंने जिसे कह के 1 और 2 ईयर्स के बाद मुझे जाना था, लेकिन फिर एक मेराज फैजाबादी का एक बड़ा मशहूर शेर है कि एक मुद्दत से रूठने को दिल करता है, कौन है जो मना कर घर ले जाएगा, मैं जानता हूँ ये रिस्क का सिलसिला मुझको मेरे घर से छुड़ा कर ले जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने रिस्क और जो बाकी जिंदगी थी या अभी जो हम जी रहे हैं ये औरंगाबाद की सरजमीन पर लिख दी थी। इसलिए हमारे अपने प्लान तो ये थे कि मैं वापस जाऊं, लेकिन जा नहीं सका और आज भी इधर ही है। तो समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं रिस्क वाला मामला है, वरना इंसान जो है अपना वतन जो है वो इतने आसानी से कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। इमाम कासिम का एक शेर है कि लिपट कर रोते हैं शाखों से हिजरतों के सफ़र, लिपट कर रोते हैं शाखों से हिजरतों के सफ़र, परिंदे हस्ब ज़रूरत मका बदलते हैं। तो बस यूं ही था कि हमारी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। फिर ऐसा हुआ कि 2006 में, आपको याद होगा, ये सबसे सीरियस ईयर है हमारे औरंगाबाद हिस्ट्री का। वो वजह यह है कि उस वक्त 2006 मई में औरंगाबाद एलोरा आम केस हुआ, जहाँ जिस मैटर में औरंगाबाद के एंड मराठवाड़ा के कई मुस्लिम बच्चों को उठाया गया मुंबई एटीएस के जरिए। उसके बाद जुलाई में बॉम्बे की लोकल ब्लास्ट हुए, फिर अगस्त में मालेगांव ब्लास्ट हुए। तो महाराष्ट्र कंटिन्यूअसली जो है इसके जद में था। और औरंगाबाद का केस आमिर वाला जो था एलोरा आम केस, तो उसमें फॉर्चुनेटली मुझे काम करने का मौका मिला इमीडिएटली। अच्छा। तो सुफियान 2006 का जो दौर था जहां पे राज ठाकरे ने कहा था कि अगर इन मैटर्स में कोई भी वकील हाजिर होगा तो हम उसको बॉम्बे में चलने ही नहीं देंगे। तो वैसे हालात में भी हम लोग ने जो है अपना वकील पत्र डाला, जैसी भी अपनी छोटी बड़ी काबिलियतें थी वो लगाई, क्योंकि एक दौर बॉम्बे के अंदर वो था कि आप पैसे देकर भी एडवोकेट हायर नहीं कर पा रहे थे, फीस लेके भी कोई अच्छा एडवोकेट आने को तैयार नहीं। वो टाइम पे राज ठाकरे का डोमिनेंस था। लेकिन आपको हैरत होगी कि उस वक्त भी हम लोगों ने, शाहिद आजमी मरूम एडवोकेट, बॉम्बे हाई कोर्ट में राज ठाकरे के खिलाफ पिटीशन लगवाई। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये जुडिशरी के खिलाफ है, जस्टिस के खिलाफ है कि भाई आप इस तरीके से कोई कॉल दे। तो हाई कोर्ट में जैसी पिटीशन पड़ी, राज ठाकरे साहब की तरफ से एफिडेविट आया कि मीडिया ने मेरे बात को जो है गलत पेश किया है, और वो एक कंट्रोवर्सी खत्म हुई है। तो ये केसेस के लिए हम लोग फिर बॉम्बे में हमने जब काम करना शुरू किया
तो एक बड़ी खला थी एडवोकेट्स की भी प्लस फिर फाइनेंस की भी। तो उस वक्त पहली मरतबा जमीयतुल उलमा हिंद जो है, अरशद मदनी ग्रुप जो है, इस मैटर्स में आया है। अल्लाह ताला गुलजार आजमी साहब को जो है उनकी दर्जात को बुलंद करे, मगफरत करे। उन्होंने बहुत मतलब शाहिद आजमी जो थे, आज देखिए आपने बार बार सुनते होंगे कि मकोका MCOC लगेगा जानवरों के मामले में। तो शाहिद आजमी की फिक्र ये थी कि जहां गवर्नमेंट ने टाडा और कोटा बंद कर दिया है, वहां पर उसी का बदल जो है महाराष्ट्र में मकोका है। हाँ, मकोका है। इक्वली जो है ड्रैकोनियन एंड ब्लैक लॉ है। तो इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम, अब अगर इसको चैलेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकीलों की टीम लगानी थी, पैसों का मसला था। तो उस वक्त हम लोग जो है पहली मरतबा गुलजार आजमी साहब से बॉम्बे में मिले कि ऐसा ऐसा है, अगर जमीयत इसमें सपोर्ट कर पाए तो हम लोग उसको कुछ करेंगे। तो मौलाना गुलजार आजमी साहब ने इमीडिएटली मौलाना अरशद मदनी साहब से बात की, और अरशद मदनी साहब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, उनकी उम्र लंबी करे। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम लोग करेंगे। तो उसके बाद मतलब 2007-8 में जमीयत इस फील्ड में आई, और जमीयत जब इसमें आई है तो अब तक वो लीगल एड देते हैं इनोसेंट जो मुस्लिम पकड़े जाते हैं थ्रू आउट इंडिया। वो स्टार्ट हुई बॉम्बे से और आज पूरे पैन इंडिया में वो काम करते हैं। तो एक फायदा यहाँ पर यह भी हुआ कि भी तंजीमें सामने आई हैं, इनोसेंट बच्चों के लिए खड़ी है, और कई बच्चे सिर्फ खराब मतलब सही एडवोकेट नहीं मिलने की वजह से केस हार जाते थे, उनको सजाएं होती थी। लेकिन जमीयत ने फिर अपने चॉइस के जो आरोपी जो अक्यूज होते थे वो अपने चॉइस के वकील की डिमांड करते थे, और जमीयत उनको प्रोवाइड करती थी, और आज भी प्रोवाइड करती है। तो उसका फायदा ये हुआ है कि कई बच्चे जो है मासूम जेलों के बाहर निकले हैं। फैमिलीज को जो गरीब लोग थे उनको प्रॉब्लम्स कम हुई है। तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने ये काम का जरिया भी हम लोगों को बनाया है। उसके बाद एक रिमार्केबल मेरे अपनी जात के अंदर समझता हूँ एज ए लॉयर, वो है 2008 में। आप सिमी, अगर आप नाम सुनेंगे तो लगेगा यार है ना, सिमी है, सिमी के लोग हैं। तो बैन जब हुई है 2000 से लेके अब तक 23-24 साल में, तो सिमी पर सिर्फ एक मरतबा जो है हाईकोर्ट ने बैन को हटाया है, वो है 2008। सिमी ट्राइब्यूनल ने सिमी पर से बैन हटाकर ये कहा कि गवर्नमेंट का जो फैसला है सिमी को बैन करने का इलीगल है, ये फ्री काम कर सकते हैं। तो उस ट्राइब्यूनल पे दिल्ली, बॉम्बे और औरंगाबाद में मैंने काम किया। एंड 2008 जबकि मेरी अपनी प्रैक्टिस 4 साल की मतलब होते आ रही थी, लेकिन और खास करके जहाँ सिमी के मैटर्स हैं, जहाँ लोग बोलते नहीं भाई दूरी रहे, तो उसमें भी हमने काम किया है 2008 में, और सक्सेसफुल काम किए। तो ये सब चीजें थी, और उसके बाद फिर जर्नी मतलब धीरे धीरे शुरू हुई, और फिर सारे राइट्स के मैटर, फिर जितने बच्चे उठा लिए गए थे टेररिज्म के मैटर्स में, तो जितनी भी हमारी मतलब काबिलियतें थे, उसका टूटी फूटी जो भी होती थी उसका हमने इस्तेमाल करते हुए उसको धीरे 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 करते हुए, तो आखिर में आज ये पोजीशन है कि भाई कहीं कुछ हो जाता है, अल्लाह ने मतलब हम लोग पहुंच जाते हैं। जैसा पिछले दिनों के आपने देखा है कि बीर में रमजान के ईद के एक दिन पहले अर्ध मसला मस्जिद है, उसमें ब्लास्ट कर दिया गया। अब बड़ी मतलब आप अगर सिचुएशन इमेजिन करें कि भाई मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है और मस्जिद को अच्छा खासा डैमेज हुआ है, और रमजान ईद दूसरे दिन है, मुसलमानों के जज्बात मस्जिद से, मजहब से जुड़े होते हैं। अब वैसे टाइम पर अगर मामले खराब होते हैं तो पूरे महाराष्ट्र, इंडिया कहीं भी उसके असरात हो सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहज़त एडवोकेट में वहाँ पहुंचा इमीडिएटली उसी दिन रात में। सुबह जैसी वो खबर आई तो हमारी बीट की टीम को हमने एक्टिव किया, लीगल हम लोगों ने उसमें जो भी गाइडेंस करनी थी किए। असद साहब, इम्तियाज़ भाई, ये लोग भी मेरे कंटिन्यूस टच में थे, खास करके असद साहब। पूरी रिपोर्ट मैंने किया उनको, फिर उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद लोगों को पता लगा, और फिर मैं शाम में जो है वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद गाँव में हम लोगों ने जाके लोगों से मिले तो हमको समझ आया कि वहाँ के गैर जो मुस्लिम लोग हैं वो बड़े अच्छे हैं। तो हमने मिल के एक अच्छा सा वीडियो बना के एकता का संदेश दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र में पीस रहा। और पीस जो है ना सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है। और उस वक्त जहां पर दूसरे दिन ईद है और उसके एक दिन पहले अगर आप अंदाजा करें कि कुछ हालात खराब होते तो उसका नुकसान किसको होता? वैसे भी सारे राइट्स की हिस्ट्री देख लिया, उसमें नुकसान होता किसका है? मुस्लिम कम्युनिटी का ही मैक्सिमम होता है। तो एज ए लॉयर हम लोगों ने उसको फॉलो किया, लोगों को कॉन्फिडेंस दिया कि हम कर रहे हैं। शुरू में पुलिस ने जो है उसमें यूएपीए वगैरह नहीं लगाया,
लेकिन अल्लाह का शुक्र है 2 से 3 डेट में हमने फॉलो अप किया उसको और पुलिस ने उसमें यूएपीए लगा दिया। अब देखिए कि अगर पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान पूरा महाराष्ट्र बंद करके भी अगर कोई डिमांड करते तो वो डिमांड यही होती कि ये लोगों पे यूएपीए लगाओ, इससे ज्यादा कोई डिमांड होती नहीं कानूनी। लेकिन हमने बिना किसी बंद के, बिना हंगामे के, बिना मसले के कानूनी तौर पे हम यूएपीए लगाने में कामयाब हो गए। तो कहीं ना कहीं ये हुआ इफेक्ट इसका कि एक लॉयर वहां गया है। अब छोड़ दीजिए फॉरगेट खिजर पटेल, लेकिन अगर मैं एक आम आदमी बोलकर जाता, एक लीडर बोल के जाता, तो शायद वो इफेक्ट नहीं आता, वैल्यू पॉलिटिक्स होती, वैल्यू अप होती, लेकिन शायद वो लीगल चीजें मजबूर नहीं कर पाता कि भाई ये लगती है यूएपीए लगवाए। तो बीइंग ए लॉयर आपको ये फायदा होता है। उसी तरह से आपको पिछले दिनों याद होगा कि एक चाचा थे, मनियान चाचा, अपने ट्रेन में जब जा रहे थे, उनके बरनी में गोश्त वगैरह मिलने के नाम पर उनको मारा गया। फिर वो लोगों की इमीडिएट बेल हो गई। मैं बॉम्बे गया, उनसे मिला, पुलिस वालों से मिला, इमीडिएटली पुलिस वालों ने उसमें सेक्शंस बढ़ाए, दूसरे दिन उनकी बेल कैंसिल हुई और अब तक वो लोग जेल हैं। ये पॉसिबल होता है कि अगर आप आज के हालात में एडवोकेट है और एडवोकेट आप अपने हक अदा करने की छोटी मोटी कोशिशें करें। मैं ये नहीं कहता कि हम परफेक्ट है या पूरी काम करते हैं, छोटा मोटा कुछ करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो है हमको बहुत ज्यादा एडवोकेट्स की जरूरत है। हालात देखिए कि हर आने वाला जो दूसरा इशू है वो कहीं ना कहीं लीगल है। आप 3 तलाक देख ले, बाबरी मस्जिद केस देख ले, वक्फ का मैटर देख ले, आप ये क्या है, कानूनी है। बच्चों को उठाना देख लीजिएगा, डिमोलिशन के केसेस देख लीजिएगा, मॉब लिंचिंग के केसेस देखिए, इसमें आपका सबसे अहम जो रोल होता है वो किसका होएगा, वो वकील का होगा। तो इसलिए आपको अच्छे और खूब सारे एडवोकेट्स चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो पेरेंट्स जो बच्चों, मतलब आपके पास अगर 2 बच्चे हैं तो हालात का तकाजा ये है कि आप एक बच्चे को एडवोकेट बनाओ। आप अगर पैसे, आपको लगता है कि ये फील्ड सही नहीं है, एडवोकेसी में काले कारनामे होते हैं, तो देखिए याद रखिए कि डेमोक्रेसी में 4 उसके अहम पिलर हैं, उसमें से एक जुडिशरी है। बिल्कुल, है ना। आप 3 चीजों में तो काम कर रहे हैं दूसरी जगह पे, लेकिन अगर आप, और ये चौथा जो पिलर है जुडिशरी का, जब तक आप वकील नहीं बनेंगे आप जज नहीं बन सकते हैं। फिर हमारा ये मतलब कंप्लेन होती है कि यार इंसाफ नहीं हो रहा है, तो आप इंसाफ को सही करने वाले लोग भिजाए ना। भिजाने के लिए आपके बच्चों को आपको वकील बनाना पड़ेगा, तभी जाके वो जज बनेगा। आप पहले ही ये सोच लेंगे कि नहीं यार सही फील्ड नहीं है, तो फिर आप वकील ही ना करवाए बच्चे से, आप उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डालें, आप उसको इंटरनेशनल लॉ में डालें, आप उसको प्रोफेसर लेक्चरर बनाएं। आप फ्री में काम, अगर आप खिदमत पे लाइन से अगर काम करवाना चाहते हैं तो 2 बच्चे 3 बच्चे एक एडवोकेट बना के बोल दीजिएगा भाई ये फ्री में काम करेगा, कम्युनिटी वर्क करेगा। एक कनेक्टिंग टू दिस, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है अगर, तो बहुत सारे ऐसी चीजें जैसे वो मौलाना आजाद का है, वो आपको इंटरेस्ट फ्री या कुछ ऐसा लोन भी प्रोवाइड करते हैं कि आप पढ़िए, आपको इनकरेज करते, मोटिवेट करते। पर देखिए मालूम ही पढ़ाई, ये जो बहाना है ना कि हमारे हालात सही नहीं थे, ये सबसे एक मतलब बहुत मतलब एक ऐसा एक्सक्यूज है जिसका कोई वजह नहीं है। और उसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैंने राइट आफ्टर 10 जो है ना, इससे जिंदगी का कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया, है ना। मैंने सब किया। मतलब आपके ऑडियंस को बोल दो, मैंने सब्जी तरकारी बेची, मैंने बर्फ बेची, मैंने किराना दुकान चलाई, मैंने चूड़ा बेचा, मैंने हम्माली की है, मैंने साइकिल पे गोली बिस्किट बेची है, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। ये किसी पे एहसान नहीं हुआ। अगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है तो आज उसका रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। लेकिन कोई ये बहाना कर दे कि यार हालात सही नहीं है, प्रॉब्लम है, मैं पढ़ना क्या खाना पीना, तो वैसी सूरत में मेरी ये है कि भाई कुछ भी हो जाए, हालात आपको फाइनेंस कोई करे ना करे, मेहनत करते हुए आप पढ़ाई करें, आपको उसके एक ना एक दिन जो है आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और आज के मुस्लिम फैमिली की हालात ये है कि अगर 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, लड़का जो है पढ़ना नहीं चाहता और लड़की जो है पढ़ना चाहती पर उसको पढ़ाना नहीं चाहते लोग। तो ये जब तक चीज़ बैलेंस नहीं होगी, जिसको जो करना है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एंड स्पेशली आप जिनसे क्लोज है असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत सपोर्ट करते, बहुत ज़्यादा। एंड ही पर्सनली वांट्स कि स्पेशली लॉ वगैरह में तो खासकर मुस्लिम बच्चियाँ आगे आए, आगे बढ़े, वो चीज़ की एक पोजीशन ले, ताकि वो एक मोटिवेशन मिले दूसरों को।
कि आज का हालात देखेंगे ना सुफियान, तो चीजें बदल रही है। और देखा जाए ना तो हमारी बच्चियां ज्यादा पढ़ रही है। लड़के जो है उनका पढ़ने का रेशो या रिजल्ट अच्छे आने का रेशो तो बहरहाल कम है, लेकिन हमारी बच्चियां अब पढ़ रही है। इवन लॉ में भी हमारी बच्चियां आ रही है, जुडिशरी में भी आ रही है, मेडिकल में भी आ रही है, और लोगों का जो जहन है वो बदल रहा है। तो ये चीजें जो है ना बहुत मतलब पहले से चलता है कि बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाए उसकी शादी कर दो यार, पढ़ाना क्यों है, तो ये चीजें धीरे धीरे जाएगी, है ना। तो जैसी जैसी कोई एग्जाम्पल सेट होगा, जैसा अभी एक बच्ची आईएएस बनी है महाराष्ट्र की, फर्स्ट मुस्लिम है, तो उसको वो एक हमारे बच्चों के लिए जो है काम करेगी, रोल मॉडल का काम करेगी, चीजें बदलेगी। लेकिन ये बहुत पुराना बैकलॉग है कम्युनिटी के अंदर, तो धीरे धीरे इसमें सुधार आएगा इंशाल्लाह। तो चीजें बदल रही है, लेकिन साथ ही साथ लड़कों से भी ये उम्मीद है कि भाई आप जो है पढ़े और जरूर पढ़े। और अभी तो मेरे को ये लगता है ना कि सबसे ज्यादा डेंजरस जो चीज है वो मोबाइल है। मतलब अभी स्टडी कैसे करते होगे मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम लोग अब इतने बड़े हो गए हैं। जैसा मैं हूं, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं कि भाई मैं कोई केस स्टडी कर रहा हूँ, मोबाइल मैंने बाजू रखा है कि मुझे मोबाइल नहीं देखनी है, लेकिन सडन कोई एक व्हाट्सएप आ गया, मैसेज आ गया, किसी का कुछ आ गया, तो मैं वो पहले मतलब देख लिया हूँ, तो 5-10 मिनट उसमें जाएगा, मेरा कॉन्सेंट्रेशन खराब होएगा। ठीक है, मेरे को इतना ही नहीं है कि सुबह एग्जाम में लिखना है जाकर, मेरा ये इशू नहीं है। ये तो मैं अपनी इस बात से अंदाजा करता हूँ कि फिर यार ये न्यू जनरेशन कैसा पढ़ रही रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को फोन में से ही पढ़ती। हाँ, तो वो एक और ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक हो गया है भाई। पहले कोविड से पहले अगर हम स्कूल जाते तो टीचर बोलता था कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखे। अब वो कोविड में उनका फायदा था तो उन्होंने ऑनलाइन करके उसको अब सब उसी पे कर दिया। लेकिन फिर भी जो है इंसान उससे बचना चाहिए, खास करके नौजवानों ने, और पढ़ाई मतलब लड़कों ने भी उतनी करनी चाहिए। और जो एडवोकेसी में आ सकता है वो जरूर आए, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है। सिवाय आप ये नहीं है कि भाई आप लॉयर बनकर जो है कोर्ट में ही आए, कोर्ट के अलावा भी आप सबसे मेन जो है आप जज बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके आप किसी धंधे से अच्छी ऐसी कैबिन में बैठ के लाखों रुपए का पैकेज ले सकते हैं। आप इंटरनेशनल लॉ में काम करेंगे, करोड़ों रुपए के पैकेजेस। और आप जो है गवर्नमेंट लॉयर बन सकते हैं, पीपी बन सकते हैं, है ना। ये बहुत मतलब साइबर लॉ में जा सकते हैं, आज उसकी बड़ी डिमांडिंग है। साइबर लॉ में आज सारी आईटी फील्ड में आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिए। और सबसे अहम जो है कि आप कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं, इंसाफ के लिए काम कर सकते हैं, चाहे किसी कम्युनिटी के लिए करें। नाइंसाफियों को रोकने का काम आप कर सकते हैं। लेकिन जहां पे अभी सुफियान भी ये अफसोस की भी बात है कि आजादी के 70 साल बाद भी है ना, हम बहुत ज्यादा कुछ ढंग के एडवोकेट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाए। आपने देखा है कि बाबरी मस्जिद में अगर राजू धवन ना हो, कपिल सिब्बल ना हो, तो आपके पास चेहरा नहीं है लड़ने के लिए। आपने देखा 3 तलाक के केसेस में आपके पास चेहरा नहीं है। अभी रिसेंट में देखिए वक्त अमेंडमेंट एक्ट में आपके पास कौन है? फिर कपिल सिब्बल साहब, फिर राजू धवन, का मुस्लिम नहीं है भाई। कोई ऐसा फेस ही नहीं जिसपे आप बोलेगे यार हाँ ये बड़ा अच्छा नाम है एडवोकेसी में। ठीक है, न्यू जनरेशन में आप लोग आ रहे हैं, लेकिन उसको टाइम लगेगा ना, उसको टाइम लगेगा। तो ये जो बीच की खला बनी, क्यों बनी यार? ये इसीलिए बनी ना, अच्छी फील्ड नहीं है, अच्छी फील्ड नहीं है, अच्छी फील्ड नहीं है। अरे भाई कोई समझदारी तो करता है इस बात को लेके कि ठीक है अच्छी फील्ड नहीं है, लेकिन सब चीजें खराबी तो नहीं होती है ना। आप आके उसको सही तो कह रहे हो। जो लोग अच्छे पैसे वाले हैं वो अपने बच्चों को लाके फ्री में सर्विसेज करा के कोई अच्छा लॉयर तो बनाते। फील्ड अच्छी बुरी नहीं, इंसान के ऊपर पे होता है। आप अब जाके उलमा इकराम ये कह रहे हैं कि यार इसमें एडवोकेट बच्चे बनने चाहिए, फर्ज किफाया हो गए। हमारे पास अब लॉयर्स की टीम हो रही, जब आपके पास खला बन गई है तो एडवोकेसी में आने के लिए आज बहुत स्कोप भी है और आना जरूरी भी है, ताकि आप जो है अच्छे से काम कर सके। और अपनी और एक और सारी पेरेंट्स से, सारे लोगों से आपके जरिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि देखिए यार एडवोकेसी में जब आए ना, तो ये ना हो कि जो बच्चे कहीं नहीं चल रहे वो एडवोकेट बना दो। पहला प्रेफरेंस हमारा मेडिकल को, फिर आर्किटेक्चर्स को, फिर आईटी फील्ड को। भी नहीं हो रहा है ना, चल एडवोकेट बन जा। ये नहीं यार, हमारे को टैलेंटेड लोग चाहिए। टैलेंटेड लोग आएंगे तो फिर रिजल्ट ओरिएंटेड काम होंगे। अदरवाइज ये नहीं है कि यार जैसा हम उर्दू मीडियम से आए हैं, हमको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती, मराठी सही नहीं थी, है ना, तो अब हमारी मजबूरियां थी, हमने कर लिए हैं। अभी उससे अभी भी हम लोग उबर नहीं पा रहे हैं या उबरते नहीं है। मतलब जितना
दूसरा मतलब कॉन्वेंट का बच्चा होता, छाप होता, शायद और कुछ कर पाता। तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं ना वो लेकर आए इधर। सही। ये नहीं हो कि एक आदमी रिटायर हो गया उसके बाद LLB करके आ गया, 36 37 38 साल हो गया, आप फिर एडवोकेसी के आप फिर आ गया। ये नहीं, फ्रेश और टैलेंटेड लोग, वो लोग हमारे फील्ड में आए ताकि अच्छे रिजल्ट्स आए। तो इसके जरिए मैं मतलब शुक्रिया कि हम लोगों को ये भी मौका मिला है आपके जरिए बोलने के लिए एडवोकेसी में क्या स्कोप है। मेरी फील्ड है इसलिए मैं इससे ज्यादा स्ट्रेस भी कर रहा हूँ। जैसे अभी चलते चलते आपने बात की सोशल मीडिया, न्यू जनरेशन और सोशल मीडिया है, और आज का टाइम ऐसा है कि बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह है तो तलवार इससे उससे केक कटिंग हो रही है, कुछ प्रोटेस्ट है तो प्रोटेस्ट है अच्छे के लिए, पर वो वीडियो ऐसी बनाई जा रही है कि वो किसी को सेंटिमेंट कर जाए या किसी को भड़का दे या कोई गलत चीज कर दिया। और ज्यादातर प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि अपनी कम्युनिटी में पहली बार तो एजुकेशन नहीं है, सही गलत की परख नहीं है। कई ऐसी पोजीशन में चले जाए जहां आपको बोलना पड़े सामने वाले को नहीं कि मैं गलत था, वहां बोल ही नहीं पाते क्योंकि मालूमात नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा फालतू चीजें अपनी कम्युनिटी पे ही हो रही है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसकी? देखिए, पहला तो मेरा ना सोशल मीडिया का अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत फायदेमंद है। ये ऐसी चीज है जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं कि जब हमने 2006-8 में एडवोकेसी शुरू की, हमारा हम किसी चीज में कोई हमको कामयाबी मिलती तो उस वक्त जो उर्दू अखबार थे उन लोगों का बड़ा शुक्रिया, बेचारों का, ने काफी मदद की हम लोगों की उस वक्त भी हमको हाईलाइट करने में। तो एक न्यूज अगर हमको बनानी है तो पहले हमको ड्राफ्ट करनी पड़ती थी, खुद लिखनी पड़ती थी, फोटो निकालनी पड़ती थी, जाकर जो है एडिटर साहब को मिलना पड़ता था। वो बेचारे बड़े प्यार शफकत से कहते थे कि अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसी जगह लगवाओ जाने उस लोग ज्यादा पढ़े, खास करके आखिरी पेज पर उर्दू अखबार के। ये 2006-8-9 की बात कर रहा हूं। तो ये था। उसके बाद ये दौर है सोशल मीडिया का कि आज मैं कोई अचीवमेंट करूं 2 मिनट में उसको सोशल मीडिया पे डालूं, लाखों लोग देख ले रहे। यस यस, ठीक है। तो चीजें चेंज हुई है। तो क्या इसमें बदलाव क्या आया है कि अगर सोशल मीडिया में इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं उसका रिपोर्टर भी हूं, एडिटर भी हूं, ओनर भी, होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल है ना। और ये 2 वे कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन आप कर सकते हैं, लोग आपसे अप्रोच हो सकते हैं, आप लोगों से अप्रोच हो सकते हैं। तो इसका सही फायदा उठाए, पॉजिटिव वे में फायदा उठाए, आपको बहुत पे बैक करती है ये चीजें, है ना। ये आपको फायदेमंद है, सूदमंद है, लेकिन उतनी नुकसानदेह भी है। सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है यूथ के लिए बहुत एहतियात से करने की जरूरत है मौजूदा हालात। अब देखिए, पिछले दिनों में पहलगाम के बाद जो है पाकिस्तान इंडिया का टेंस हुआ है, कुछ मीम्स बने हैं जो दोनों साइड से बन रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे थे उनको इस बात की खुशी है कि इसके खिलाफ मीम्स बना दिया है, देखो क्या बोल रहा है, बोलने वाला दूसरा, मैं क्या करूं। लेकिन आप जो है ये नालायकी कर रहा है कि आपको जरूरत नहीं है वैसा किस्म के कोई मीम्स जो है शेयर करने की, क्यों कर रहे हैं भाई आप। अच्छा, दूसरा ये है ना कि कोई ये समझता है कि कानून सबके लिए है ना भाई, उन्हों कैसा बोल रहे हैं, वो तो हमारे बारे में इतना खिलाफ लिख रहे हैं, हमारे मजहब के बारे में बोल रहे हैं, हमारे लोगों के बारे में बोल रहे हैं, हमने बोले तो क्या हो गया, कानून तो एक है। तो सुफियान बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कानून के पैमाने बिल्कुल एक नहीं है, ये 2 है। अब उसकी एग्जाम्पल देखिए, एकदम रिसेंट एग्जाम्पल देखिए कि विजय शाह जो है अपने मध्य प्रदेश के मिनिस्टर है, उन्होंने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सुफिया कुरैशी के ऊपर जो है स्टेटमेंट दिया। हाई कोर्ट ने सुमोतो एफआईआर की ऑर्डर की, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाई कोर्ट सही है। हाई कोर्ट बोला कि इनको इस तरीके से मतलब 12 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए, फिर भी उन पे एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर हुई तो अरेस्ट नहीं हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट बोला कि ऐसी एफआईआर है कि पहले से आपने बंदोबस्त कर दिया कि वो छूट जाए, आज तक वो अरेस्ट नहीं हुए हैं, मिनिस्ट्री से हटाए नहीं गए हैं। लेकिन आप देखिए कि अली महमूदाबाद जो प्रोफेसर है, वो बंदे ने एक अच्छी पोस्ट लिखा है, बकौल कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, नेशनल ह्यूमन कमीशन के जो चेयरमैन है, उनका कहना है कि इसमें गलत क्या था। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने जब आर्ग्यूमेंट किया तो बोला कि ये तो पैट्रियोटिक पोस्ट थी। उसके बाद भी इनको क्या हुआ, इमीडिएट एफआईआर, इमीडिएट अरेस्ट, इमीडिएट 3 दिन का पुलिस कस्टडी। तो आप देखिए कि एक बंदे ने तो इतना खिलाफ बोला कि हाईकोर्ट खुद सुमोटो एक्शन ले रहा है, एक आदमी ने कुछ भी नहीं लिखा है। बस फर्क क्या है, वो विजय शाह है, ये अली महमूदाबाद। तो ये फर्क वाजे रहेगा। तो ये है ना, हमको समझने की जरूरत है कि आप फालतू में जो है ना, हमारा जो यूथ है वो
मतलब कंपैरिजन नहीं करें कि दूसरे ये कर रहे हैं तो हमको क्या फर्क पड़ता है, हम भी करेंगे, ना करें। फिर तीसरा कि बहुत मरतबा ऐसा होता है सुफियान कि हमारे नजरों में कुछ पोस्ट आती है, दिल करता है इसको शेयर कर देना चाहिए, लेकिन लगता कि जरूरी है, करना जरूरी है क्या, छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद देख लीजिएगा, 5-10 मिनट के बाद कोई ना कोई शेयर करेगा उसको। तो मतलब आपको ये है कि भाई ये पोस्ट करके मजा नहीं है, लेकिन थोड़ा रुको, आप कोई ना कोई कर देगा। तो मैं समझता हूं सोशल मीडिया में जब तक पोस्ट नहीं करे, जब तक आपको लगता है ये पोस्ट की जरूरत है, इससे खुद का, कम्युनिटी का कोई फायदा हो, देश का फायदा हो, उठा के मजाक करनी है, मीम्स बनानी है, या किसी ने किसी की मीम्स बनाई है, किसी ने किसी के खिलाफ बोला है, आपको इतनी खुशी है कि वो डाल दे, क्या मतलब है? वैसा भी सोशल मीडिया का एक रूल है कि कोई भी कंटेंट्स ऑलरेडी जो चल रहा है उसको आपने शेयर करेंगे, वो रीच नहीं होता है ना, ऑलरेडी वायरल है, ऑलरेडी वायरल है। तो उसके लिए तो आप, ये इनकी डिमांड है कि आपके खुद के ओरिजिनल कंटेंट्स हो सोशल मीडिया के। अगर ऊपर आपको अगर बढ़ना है तो वो आपके मतलब बेसिक ये है कि भाई आप आपके ओरिजिनल कंटेंट्स उस पर डाले, तो सोचे फिर लिखे कि मेरे के लिए जरूरी है क्या। साथ ही साथ हमारा जो एजुकेटेड तबका है वो जो है ना बड़ा साइलेंट है, बस उनको क्या करना है, देखना है और खामोश बैठना है। तो पढ़े लिखे समझदार मैच्योर्ड जो लोग हैं हमारे, उनसे गुजारिश है कि भाई सोशल मीडिया पे आप सिर्फ विजिटर न रहे बल्कि कुछ लिखा करे। डॉक्टर अपनी फील्ड की बात करे, आर्किटेक्ट अपने फील्ड की बात करे, एडवोकेट अपनी फील्ड की बात करे, हालात पे लिखे। आप जब अच्छे लोग लिखना शुरू करेंगे तो शायद जो अनवांटेड चीजें हैं वो कम होगी। हमारे पास तकलीफ ये है ना कि हमारा 99% या एटलीस्ट 95% पढ़ा लिखा अच्छा तबका, उसको लगता बस देखना है, व्हाट्सएप ग्रुप में देखना है, उनको पूछेंगे हाँ हमने देखा है, कभी कमेंट नहीं करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे। तो ये चीज से उबरने की जरूरत है पढ़े लिखों के लिए। और जो हमारे यूथ है उनको गुजारिश है कि आप गैर जरूरी कंपेयर अपने आपको जो है ये नहीं समझे कि दूसरे कर रहे हैं इसलिए हमको भी करना है, ना करें, खुद भी सेफ रहे, लोगों के लिए भी आसानियां पैदा करे, और जो अच्छी चीजें हैं वो लिखने की और बोलने की कोशिश करें। पर्सनली मीम्स वगैरह कैसा करते हैं आप, एंजॉय करते हैं मीम्स वगैरह देखना करना? मैं बहुत ज्यादा, मतलब मुझे बहुत ज्यादा वैसा खुशी नहीं होती है इसलिए पूछा है क्योंकि अपनी बात चली, और वो जो भी इंडिया पाकिस्तान का था ऑपरेशन सिंदूर वगैरह, जो इंसान जिस दिन से पॉलिटिक्स में आया और ये 2 महीने भर पहले तक जब तक वो हुआ नहीं, जो भी मसला था, हेटेड विलन जिसको बोलेंगे, जिसको कोई लाइक नहीं करता उनकी कम्युनिटी के अलावा, कम्युनिटी ने भी उनको मैक्सिमम लोग करते, जो कुछ तबका नहीं करते। अचानक से 1 महीने में इतना शिफ्ट हुआ कि जो मुसलमान, असी साहब की बात, हाँ, एक पोस्ट करता था उनकी दिन में, नॉन मुस्लिम या कोई अदर कास्ट का 6 पोस्ट कर रहा कि ये असली देशभक्त है, ये है हमारे अगर मैं कोट करूं तो उनका कहना था ये है हमारे देश के असली मुसलमान, असदुद्दीन ओवैसी साहब, और नीचे ब्रैकेट्स में मौलाना साहब लिखा था। कितना उनका ये हो गया, वायरल चलेगा। देखिए असल में सुफियान असद साहब के देशभक्ति पे तो कभी कोई सवाल कर ही नहीं सकता, वो बहुत ज्यादा देशभक्त है, लेकिन अपने कम्युनिटी की बात करना और वो भी दबा कर करना, स्ट्रांगली करना, ये कोई देश के खिलाफ वाली बात नहीं होती है, ये सबका राइट है। और सारी पार्टीज, आप समाजवादी देख लिए, यादव का पक्ष रखेंगे, पासवान अपनी कम्युनिटी का रखेंगे, लालू अपनी कम्युनिटी का रखेंगे, है ना, बाकी अब दूसरे पार्टीज अपनी अपनी रखेंगे। एक आदमी अकेला तो था जो मुसलमानों के लिए चिल्लाता है। मैं इसलिए खास पूछा आपको, बात ये नहीं है कि उनको दिखाना है कि मैं कितना देशभक्त हूँ। आज उनको देशभक्त माना इसलिए गया क्योंकि उन्होंने मुसलमान के खिलाफ बोला, उन्होंने पर्टिकुलरली पाकिस्तान के खिलाफ, जब जाके आज उनको माना गया कि हाँ ये देशभक्त है, ये इंडिया को बहुत अच्छे से मानते हैं, नेशनलिस्ट है, जो भी है। मसला ये, अरे पाकिस्तान का मतलब मुसलमान को अगर अपनी देशभक्ति दिखाना है तो उसको पाकिस्तान के खिलाफ बोलना। नहीं, पाकिस्तान का मतलब मुसलमान नहीं होता है, नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना। हाँ ना, पाकिस्तान, देखिए कौन खुश होता है कौन नहीं होता पता नहीं है। असद साहब के लिए या कोई भी भारतीय मुसलमान के लिए देश पहले, बिल्कुल, है ना। अब अगर वो हमारे से लड़ रहा है तो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। लेकिन देखिए पूरा अगर सिनेरियो देखेंगे ना सुफियान, तो एक बहुत अच्छी चीज जो देश में हुई है वो ये है
कि पहलगाम के बाद इमीडिएटली एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई जो एंटी मुस्लिम था, कि ये कितना भी हो ये सुधरने वाले नहीं है, इनका नाम देख के उन्होंने वहां पे लोगों को मारा है, इससे नाम देख के इनका बाइकआउट करो, इनके कारोबार से दूर करो जी। फिर तुम्हें 26 मारा, हम एक का बदला 10 देंगे, कुछ जगह पे लोगों को मारना भी शुरू हुआ। तो देखा जाए तो हालात मुसलमानों के लिए पहलगाम की इमीडिएट बात उतने फेवरेबल नहीं थे, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि कश्मीरी जो लोकल्स है उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इमीडिएटली जो अखलाक का मुजाहरा किया, वहां पे जो लोग फंसे थे उनकी जो मदद की, जो चीजें उनके पास थी वो सारी उन लोगों ने उनके लिए खोल दी, घर में रखा, फूड्स दिया और चीज दी है। और उसके बाद जो हमारे हिंदू भाइयों का रिएक्शन आया कि नहीं यार ये लोग बड़े अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें कम हुई है, जो नफरत थी। उसके बाद अगर नेशनल सिनेरियो में देखेंगे हम, तो वो काम किया है असद साहब ने। मैं इसलिए नहीं कि वो इमाम के मेरे प्रेसिडेंट है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे मुसलमान भी अगर मैं होता नियुक्त तो मैं यही बोलता। अब देखिए कि इमीडिएटली पहलगाम के बाद उनसे उम्मीद ये की जा रही थी कि असद साहब ये बोलेंगे कि देखो यार मारे तो सही है, लेकिन नाम पूछ के नहीं मारे, आप ये लगा के बात ना करें। लेकिन सबसे पहले असद साहब ने बोला अरे आप नाम लेके कैसा मार सकते हो, मजहब का नाम ले, मजहब पूछ के कैसा मार सकते हो। ये बात जब असद साहब ही पूछने लग जाए तो फिर सवाल कौन करेगा। तो कहीं ना कहीं असद साहब ने जो स्टार्ट किया, फिर पहलगाम के लिए आपको याद होगा कि असद साहब ने खुद एक थैली में काले जो रिबन है वो लेकर मस्जिद के बाहर बांटे हैं। तो यहाँ ये सारी मीडिया कवरेज जो है, मैं समझता हूँ मोदी से ज्यादा असद साहब को मिली और लोगों ने देखा है। तो पहले तो कश्मीरियों का थैंक, फिर बाद में असद साहब का, कि उन्होंने पूरे देश का माहौल जो है एंटी जो मुस्लिम कहीं ना कहीं बन रहा था या कुछ लोग उसका मिसयूज करना चाहते थे, उसको डाइवर्ट किया बहुत ज्यादा। थर्ड में मैं इवन हमारी गवर्नमेंट का एंड मिलिट्री का भी, आर्मी का भी हम शुक्रिया इसलिए अदा करेंगे और करना चाहिए कि देखिए उन्होंने एक अच्छा मैसेज देने के लिए सोफिया कुरैशी के थ्रू ब्रीफिंग करवाई जी। ये उनका डिस्क्रिप्शन था कि वो किसी को भी लाते, बिल्कुल कौन होता मुसलमान ये पूछने वाला, मुसलमान क्यों नहीं लाया आपने। अच्छा हमको ये भी नहीं पता था कि कर्नल सोफिया नाम की कोई है भी कि नहीं है, तो कोई सवाल तो खड़े से नहीं थे। लेकिन गवर्नमेंट ने एक अच्छा जेस्चर्स दिया है, जिसके लिए गवर्नमेंट को भी मतलब अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, आर्मी को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसके बाद माहौल कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ है। और उसके बाद अभी मौजूदा सिचुएशन ये है कि असद साहब जो है गवर्नमेंट की तरफ से डेलीगेशन में गए हैं। असद साहब ने वहां पर भी कहा है कि बीजेपी से हमारी जो है कितने भी खिलाफ हो सकती है चीजों को लेकर, उनके आइडियोलॉजी को लेकर हम उस पर लड़ते रहेंगे। हम यहाँ पर बीजेपी के लिए नहीं आए हैं या मोदी के लिए नहीं आए, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आए। ये बहुत अच्छी चीज हुई कि सब पार्टी के लोग, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो रूलिंग हो, वो सब एक जगह है जब कंट्री की बात, देश का मामला है। सर भाई अपन थोड़ा पहले जाएंगे, क्योंकि अब इस पे तो जाएंगे ही, आपका प्रोफेशन है। पहले इसलिए जाएंगे कि एज पर हमारे सूत्रों के अनुसार हमें पता चला कि आपकी भी डिमांड थी, आपकी भी ख्वाहिश थी फॉर द रिसेंट इलेक्शन जो पास हुए एमएलए के, सेंट्रल से ईस्ट से बहुत सारे मसले थे उसके अंदर, कैंडिडेट्स भी बहुत ज्यादा थे। क्या थी उसकी जरा ब्रीफिंग बताइए। ये ओपन सीक्रेट है, मैंने कोई सूत्रों से बोलने वाली बात नहीं है। जेन्युइनली ये मुझे नहीं पता। 2019 में तो सारी चीजें ओपन थी कि सारी लोगों ने मांगा था, हमने भी मांगा था और उस वक्त हम लोग स्ट्रांगली उसको मांगा भी था। ठीक है, पार्टी ने उस वक्त कंसिडर नहीं किया, कोई बात नहीं, क्योंकि सुफियान मतलब हम चाहते तो है कि लड़े, है ना, हम एम्बिशियस तो है, लेकिन क्या करेंगे उसको, मतलब एट एनी कॉस्ट नहीं है कि मिलना ही चाहिए। आपने दिया कैसा नहीं, हम बड़े काबिल हैं, हम होते हुए आपने दूसरों को कैसा दिया। ये मतलब जिसको हम कहेंगे कि आई एम नॉट डेस्परेट कि नहीं, एट एनी कॉस्ट होना चाहिए। तो 2019 में हमने मांगा, हम नहीं दिया, कोई इशू नहीं है। सेंट्रल्स अगेन अभी हम लोगों ने मतलब 2024 में भी हम लोगों ने मांगा है। मतलब इस बार जो है ना वैसा भी बहुत ज्यादा हंगामा नहीं था, इसलिए कि
कुछ अंडरस्टैंडिंग के तहत हमने सीट्स जो है थ्रू आउट महाराष्ट्र का लड़े हैं। उसके बाद एमपी इलेक्शन में इम्तियाज भाई अनफॉर्चुनेटली हार गए हैं। आपको याद होगा कि इम्तियाज भाई के हारने के बाद सबसे पहला वीडियो मैंने शेयर किया था, वो ये था कि भाई इम्तियाज भाई भले ही एमपी हार गया है, लेकिन मेरी अपनी जाती राय ये है कि इम्तियाज भाई जो है एमएलए फिर से लड़े, क्योंकि इम्तियाज भाई एक बड़े लीडर है। शायद एमपी और एमएलए उनके लिए अब कोई मान ही नहीं रखता, लेकिन तब भी पॉलिटिकल पावर होता है। फिलहाल तो नेशनल लीडर के अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी पर पहुंच गए हैं, अल्लाह उनको और बड़ा करे। तो वैसा मैंने कहा था कि भाई पॉलिटिकल पावर जो होता है वो कहीं ना कहीं उसके मानी रहते हैं, इसलिए इम्तियाज भाई ने जो है लड़ना चाहिए। तो अगर इम्तियाज भाई लड़ रहे हैं तो ईस्ट या सेंट्रल दोनों में से कोई एक लड़ना है। तो वैसे भी इम्तियाज भाई आने के बाद एक जगह का कंपटीशन तो ऑलरेडी खत्म मान लिया आप, तो बहुत ज्यादा तो आपको चांसेस थे नहीं है। लेकिन हम लोगों ने मांगा है, जैसे मैंने सेंट्रल के लिए बोला था कि भाई सेंट्रल के लिए हमको दे, ठीक है। लीडरशिप में फिर से नासिर भाई को दिया है, उसमें मतलब हम लोगों को कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि क्यों दिया, हमको मतलब नाइंसाफी हुई। मैं जाती तौर पर ऐसा मानता हूँ। साथ ही साथ यार एक ये है ना कि वैसे तो मुसलमान जो हमारा ईमान है कि हर चीज अल्लाह ताला ने तय कर रखी है। अगर आपकी चीजें किस्मत में है तो वो मिलेगी। आपका काम है एफर्ट्स कर लेना, कोशिश करना। फैसलों के आप फैसलों पे मतलब आपका बस नहीं है, तो असल तो वही है, जो लिखा है वो मिल के रहेगा। आपने अपनी की कोशिश करते रहना है। कई लोगों को हमने देखा है कि वो एडिया रगड़ के दुनिया से चले गए, कारपोरेटर नहीं बने। इम्तियाज भाई आए, एमएलए बने, फिर अपनी कोशिश करके एमपी बन गए, है ना। हाँ, तो अल्लाह ताला ने जहाँ किस्मत दी उनकी अपनी मेहनत भी है। सिर्फ ये कहना कि यार इम्तियाज भाई के लक बड़े अच्छे हैं, मैं ये भी नहीं मानता हूँ। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक आदमी अपना सेटल जॉब छोड़ के, अच्छी खासी पुणे की लाइट छोड़ के आ रहे, तो यार रिस्क तो यहीं से शुरू हो रहा है। जीतते हार जाते तो कहाँ जाते हैं, लेकिन एक आदमी अपना सेटल जॉब छोड़कर आया है ना, नया था फील्ड के लिए। अच्छा, फिर ऐसा भी लगता था कि यार ठीक है यार अब बन तो गया, अभी करेंगे क्या। लेकिन आपने देखा है कि बंदा 10 साल में कहाँ पहुंच गया। आज अगर नेशनल लेवल पर देखे तो असद साहब के बाद आपको मुस्लिम लीडर कौन दिखता है? एक आजम खान साहब थे, आज कहाँ हैं बेचारे, आप देख रहे हैं। असम के हमारे जो मौलाना थे वो आज कहाँ हैं, आप देख रहे हैं। वैसे भी सिमट गए हैं वहां पर। केरला वाले अपनी जगह सिमट गए हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन आप पूरे नेशनल लेवल पर देखें तो आप कहाँ पहुंचे। मैं इम्तियाज भाई के साथ न सिर्फ लोकल बल्कि अदर स्टेट्स भी घूमा हूँ और घूमता हूँ। तो सुफियान आप भरोसा नहीं करेंगे कि यार क्या क्रेज है उस बंदे का। मैं उन्होंने एमएलए रहते हुए भी साथ घूमा, एमडी रहते हुए भी घूमा, एमडी के बाद भी घूमा। तो उनका क्रेज बढ़ता जा रहा है पूरे मतलब डे बाय डे। ये मतलब ये कैसा हुआ, एक आदमी ने अपने एफर्ट्स लिया, काम किया, जो स्किल थी उसको आगे बढ़ाया है। तो जहाँ किस्मत का दखल है वहां पे इंसान की अपनी मेहनत है। मेरे हिसाब से मेरे को तो लगता है कैलकुलेशन बिगड़ी इसलिए क्योंकि इम्तियाज अली साहब का एमपी इलेक्शन लूज कर, अगर वो जीत जाते तो मेरे हिसाब से इतना केओस होता ही नहीं। हो सकता, जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी इम्तियाज भाई के हारने के बाद जब, अच्छा दूसरा एक आपको शायद मतलब इम्तियाज भाई से भी सॉरी इस बात को लेके मैं डिस्क्लोज कुछ चीजें कह रहा हूँ कि इम्तियाज भाई मतलब सेंट्रल से नासिर भाई के बाद देने के बाद भी इम्तियाज भाई की ये बड़प्पन है इम्तियाज भाई का, जो कई लोगों को नहीं पता है और वो लोग वो बताना भी नहीं चाहते कि उन्होंने उसके बाद भी कुछ लोगों का नाम रिकमेंड किया था और असद साहब से रिक्वेस्ट की थी, क्या साहब ठीक है मैं ऑलरेडी एंजॉय कर चुका हूँ या एमएलए एमपी, अब जो है कुछ नए लड़कों को हमारे पार्टीज के दो, कुछ नाराजियां भी दूर हो जाएगी। हम लोग जो है, मैं महाराष्ट्र पूरा संभालता हूँ, छोड़ दीजिएगा आप। लेकिन वो असद साहब थे, उन्होंने कहा कि इम्तियाज जो है आपका रहना असेंबली में जरूरी है। ये सारे जो दूसरे लोग हैं इनको हम फिर कभी देखेंगे, ये यंग है, आगे इनको चांस दिया जा सकता है, लेकिन आपका असेंबली में होना जरूरी है। इसलिए इम्तियाज भाई ईस्ट से आए हैं। और मेरा अपना मानना ये है, मैं कोई बटरिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कल कोई इलेक्शन है नहीं, कारपोरेशन मुझे लड़ना नहीं है, इसलिए मैं कोई बटरिंग नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये मैं सही बोल रहा हूँ कि इजहर पटेल जैसे 10 असेंबली में जाना और इम्तियाज जलील का एक अकेला जाना, ये बराबर नहीं हो सकता। भाई मैं जाऊंगा 2-3 साल तो मुझे चीजें समझने में लग जाएगी या, लेकिन आज वो बंदा 10 साल गुजार के आ गया ना, अगर वो चाहता है तो फिर ज्यादा फायदा होता है। तो लार्जर इंटरेस्ट में हमारे लिए ये था कि इम्तियाज भाई जाए, तो मेरे जैसे आदमी के लिए तो बहुत आसान था कि भाई मुझे लग रहा कि ये टिकट मुझे दिया जा रहा है और इम्तियाज भाई है, तो मैं कहता था इम्तियाज भाई आप लड़े यार, हम आपके साथ हैं। और
तब पिछले बार मुझे नाराजगी थी ना, अब इस बार नाराजगी है। अब मेरे अपने घर वाले, रिलेटिव्स, दोस्त, फॉलोअर्स, उन लोगों को लगता है कि यार ऐसा कैसा होता है यार, आप कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप रिएक्ट करके फायदा हासिल होना चाहिए। आपने किसी चीज पर नाराजगी जताई है तो उसका रिजल्ट क्या है? दो चीजें होनी थी वो हो गई है, हो जा रही है। आप बचा जो मसला है वो तो सही रखे चीजें की। और जैसे मैंने पहले कहा कि यार अल्लाह ताला किस्मत में लिखेगा तो फिर ओके रहेगा। आप डेस्परेट नहीं रहना चाहिए। वैसे भी हम जिस फील्ड में है, अल्लाह ताला ने इतनी इज्जतें दी है, इतनी मोहब्बतें मिलती है, इतनी इज्जतें हैं पूरी हैं कि बहुत है। ऑलरेडी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दारुसलाम का या एमआईएम का लीगली वर्क तो आप ही। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। न सिर्फ ये है, अभी देखिए, अभी मतलब सिर्फ यहाँ से नहीं है बल्कि दारुसलाम हैदराबाद में पूरा हो रहा कोई भी हो तो अल्लाह की शुक्र है कि ऐसे साहब, उनके स्टाफ, सारे लोग जो है वो डाइवर्ट करके। आपका बॉन्ड कैसा है? बहुत अच्छा है। आपको क्यों लगता है अच्छा है? पर्सनली अच्छा लगता है कि आप सेम प्रोफेशन से है? नहीं, सेम प्रोफेशन से नहीं है। असद साहब को मतलब असद साहब को मैंने जो रीड किया है, असद साहब के पास उन लोगों की मोहब्बत ज्यादा है जो उनको लगता है कि लोग काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं कम्युनिटी के लिए। जैसा अभी कोई इशू हो, कम्युनिटी बेस्ड इशू हो, तो सबसे पहले असद साहब को हम कांटेक्ट करते हैं या असद साहब हमको कांटेक्ट करते हैं और चीजें शेयर करते हैं। और मोस्टली ऐसा होता है कि हम काम करके रिपोर्ट करते हैं कि सर ये ऐसा ऐसा इशू हुआ तो मैंने कर दिया, हो गया। तो ये चीजें आपकी बॉन्ड को बढ़ाती हैं, क्योंकि असद साहब जो है खुद एक बहुत निल्ली किस्म के आदमी है। वो लीडर तो है अपनी जगह, लेकिन उनके अंदर जो दर्द है, फिक्र है, वो बहुत ज्यादा है। तो वैसे ही लोगों को वो ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो मतलब आप की तरह से अटैच रहे। तो फॉर्चुनेटली हम लोग उसके अंदर है। एक क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, पर्सनल डाउट है मेरा और बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होगा। बैरिस्टर क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बैरिस्टर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉयर एंड अ बैरिस्टर? देखिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बैरिस्टर आप यूं समझिए का, जिसने मतलब इंग्लैंड की जो हमारी यूनिवर्सिटी होती है, मतलब लॉ की, वहां से पढ़कर आ गया है आफ्टर, तो एक डिग्री है वो वहां से होती है। लेकिन बैरिस्टर का अपना एक आखिरी मतलब हमारी जो पढ़ाई होती है लॉ में, वो होती है। लॉयर जो होता है, जैसे हम हैं एडवोकेट हैं, हम जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है। लॉयर एंड एडवोकेट में भी ये फर्क आप समझ ले। एडवोकेट वो होता है जो प्रैक्टिस करता है, लॉयर बहुत होते हैं जो सिर्फ नाम के होते हैं, सिर्फ कंसल्ट करते हैं। एडवोकेट नहीं, नाम डिग्री ले लिया, एडवोकेट नाम लिख देते हैं अपने आप से, तो दे आर जस्ट लॉयर एंड एडवोकेट हु आर प्रैक्टिसिंग एक्टिवली, जैसा हम लोग कर रहे हैं और हमारे जो कई लोग दोस्त कर रहे हैं। तो ये फर्क है। असद साहब की मजबूरी है कि अगर वो प्रैक्टिस करे तो शायद सबसे अच्छे लॉयर रहेंगे। अभी मैंने उनकी रिसेंट पोस्ट देखा, लेकिन ये शायद सुप्रीम कोर्ट में वफ के लिए वो बैठे हुए थे, ऑडियंस गैलरी में थे। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर वो एक फील्ड में जाके एडवोकेसी करेंगे तो शायद बहुत अच्छा रिलीफ देंगे लोगों को, लेकिन एज ए लीडर उनकी ज्यादा जरूरत है, नॉट एज ए बैरिस्टर। तो वो एक, और दोनों चीजें शायद वो एक साथ कभी नहीं कर पाएंगे, या कोई भी नहीं कर पाएगा, खास करके असद साहब जैसे बंदे नहीं कर पाएंगे। वो एक मजबूरी है। तो इसलिए मसला यह है कि अभी जैसे स्टार्टिंग में और एलिगेशंस बहुत लगते हैं, मैं सपोज कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो आंसर कर दे कि ये जो सबसे बड़ा मसला शुरू हुआ था औरंगाबाद नाम चेंज का, कि लोगों का बोलना है वो टाइम पे तो एक ही हाथ में था, फिर बाद में यही प्रोटेस्ट कर रहे, या फिर मसला ऐसा है कि भाई हो गया तो अब क्या पोजीशन है उसकी, क्या चल रहा है उसका, कि अब हो गया लाइफ टाइम की, क्या है इस पे थोड़ा इंक्लूसिव रिव्यू। औरंगाबाद नेम चेंज पर जो है ना, मेरे सोशल मीडिया पे काफी वीडियोस है, डिटेल्स आप कभी उसको इस लिंक में डाले या देख ले, आपको समझ आएगा कि यार नाम चेंज होता है ना, इसमें एक एमपी को कोई रोल ही नहीं होता है। अच्छा, नहीं, लोगों का बोलना था कि वो कुछ ह्यूमन साइट हेरिटेज की वजह से हो रुक जाता, क्योंकि अहमदाबाद का ऐसे ही रुका था। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली उसके जो 5 जो उसके ज़ाब्ते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें चेंज नहीं होती है, तो शुरू में जो है स्टेट गवर्नमेंट ने तो भी रेजोल्यूशन पास किया है ना। और ख़ास बात क्या है, किसने पास किया था? लोग अगर समझो हमको ब्लेम करते हो तो लोगों को सोचना चाहिए कि आखिरी वर्किंग डे था उद्धव ठाकरे का, रिजाइन से पहले उसके जो साथी थे सेकुलर पार्टी के, कांग्रेस एंड राष्ट्रवादी, है ना, आपने रिजोल्यूशन पास किया है औरंगाबाद का, ब्लेम हमको करते हो। पावर में आप हैं, इम्तियाज जलील नहीं था वहां पे पावर में भाई। जो सेकुलर पार्टीज हैं इन्होंने जो है वो रिजोल्यूशन पास किया,
रेजोल्यूशन पास करने के बाद इसकी कंसेंट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट्स। होम डिपार्टमेंट में कौन बैठा है? डीजीपी अमित शाह बैठा है। आपको लगता है कि इम्तियाज जलील वहां जाके कितने भी दिन बैठे रहेगा बाहर? अमित शाह मानेंगे? उनका एजेंडा है कि औरंगजेब के नाम पर नाम रखा हुआ नाम उनको रखना नहीं है। ठीक, उसके बाद जो है गवर्नमेंट बदली। फिर जो गवर्नमेंट किसकी आई है? शिंदे साहब आए, बीजेपी। एंड मेन तो बीजेपी थी, शिंदे साहब तो क्या है, मतलब सिंबॉलिक ही है। तो गवर्नमेंट उनकी आई है, फिर उन्होंने फ्रेश रेजोल्यूशन पास किया, फिर गवर्नमेंट को ऊपर भेजा है। लॉ ये है कि आपको एक 5 टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसको फुलफिल करना पड़ता, अदरवाइज उसमें वो नहीं होता। तो ये सारे चीजों को लेके ऑब्जेक्शन डाला गया, नीचे भी डाले ऊपर भी डाले, गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन भी मांगा जी। उसके बाद इमीडिएटली जब ये चीजें चल रही थी, आपको याद होगा 22 दिन धरना अगर किसी ने दिया तो एमआईएम ने दिया है। अभी उन पे केस चल रहा है, 2 दिन पहले डेट थी कैंडल मार्च की, हाँ, जिसमें इम्तियाज भाई एंड पूरे हमारे कारपोरेटर्स है। हाँ। सबसे ज्यादा अगर केसेस किसी पार्टी पर या किसी कारपोरेटर पे या किसी एमपी पर हो गई तो वो एमआईएम है। हाँ। हम लोग रात दिन काम करते हैं, सबसे ज्यादा केसेस के लिए आते कौन है? इम्तियाज भाई आते हैं, कारपोरेटर्स आते हैं, हमारे पार्टी के लोग आते हैं। क्यों आते हैं? अच्छा, किसके लिए करे इन लोगों ने? इम्तियाज भाई पे डकैती का केस है। डकैती का केस है। क्या केस किया? शराब की दुकान बंद करने गए आपने, आपके ऊपर जो है डकैती का केस बन गया है। अब इम्तियाज भाई क्या करेंगे? जब पॉलिटिक्स में नहीं आए थे तो एक एनसी नहीं थी बंदे पे, 14 केसेस चल रहे हैं। किसके लिए क्या है? वो एक भी केस आपके लिए नहीं है ना यार। तो औरंगाबाद रीनेमिंग के मामले में भी सबसे बड़ा प्रोटेस्ट इम्तियाज भाई की तरफ से हुआ। उसके बाद अभी मैंने बोला हूं कि कैंडल मार्च के लिए कंप्लेन हुई है। आपको अंदर की बात नहीं पता होगी कि जो लीगल बैटल चल रहा था थ्रू सुप्रीम कोर्ट इधर उधर, तो इसकी जो बैकडोर कमेटी थी पीछे की, उसमें इम्तियाज भाई थे। आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं, इम्तियाज भाई 8200 के में ना वो चाहते नहीं आना, वो पीछे से रह के काम करते हैं बास टाइम पे। और वो मतलब खास करके जब नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज को डील कर रहे हैं, तो जैसा अभी देखा आपने ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के मामले में, पर्सनल लॉ में, इम्तियाज भाई पब्लिक में है, इम्तियाज भाई स्टेज पे बुलाया गया, इम्तियाज भाई नहीं गए। लोगों के सवाल है कि यार ऐसा कैसा इम्तियाज भाई नहीं गए? अगला वही पूछने वाला था। ठीक, अपन आगे लेकिन इम्तियाज भाई ने ये बोला है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये न्यूट्रल बॉडी है, उलमा इकराम की, मुसलमानों के स्कॉलर्स की, नॉन पॉलिटिकल है। हम लोग पॉलिटिकल, जब भी ये कोई कॉल देंगे एज ए मुस्लिम हम इनके पीछे खड़े रहेंगे। एक, ठीक है, आप पीछे खड़े रहेंगे। और हमारा इम्तियाज भाई का ये साफ मौकूफ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पर्सनल लॉ बोर्ड ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को, उनके वर्कर्स को, एक्टिविस्ट को यूज करना चाहिए, लेकिन उसका यूज करते हुए लोगों ने मिसयूज करते हुए उसको अपना पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। चाहे लोग फिर कोई इस्तेमाल उसका गलत भी करें, एमआईएम नहीं करेगी, इम्तियाज जलील नहीं करेगा, हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे एज ए कॉमन मुस्लिम। इसलिए ये एग्जाम्पल नहीं है कि सिर्फ इम्तियाज भाई जो है वक्फ अमेंडमेंट के जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें पब्लिक में जाकर खड़े रहे, पब्लिक में बैठे हैं, बल्कि और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। जैसा मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके धरनों में भी इम्तियाज भाई ने कहा कि हम नीचे बैठेंगे, हम पॉलिटिकल लेबर आपको भी नहीं लगाना चाहते, और आपका प्लेटफॉर्म हम हमारे लिए पॉलिटिकल यूज नहीं करना चाहते। ये तो अच्छी बात है ना। तो ये अपने अपने प्रिंसिपल की बात है, और ये नहीं है कि हम लोग पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ है या पर्सनल लॉ बोर्ड की चीजों को वो नहीं करते, बल्कि हम लोग फुल सपोर्ट करना चाहते हैं। अरे हमारे सदर जो है सब नेशनल प्रेसिडेंट, वो तो सबसे ज्यादा एक्टिव है। अब आप सवाल ये करेंगे कि फिर इम्तियाज भाई पॉलिटिकल यूज नहीं करना चाह रहे हैं, असद साहब कैसे करेंगे? वो भी तो पॉलिटिकल है। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि असद साहब जो है ऑफिशियली पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है, इसलिए उनकी ड्यूटी डबल हो। इम्तियाज भाई है, तो इसलिए ये दोनों में ये फर्क है कि असद साहब जो है उनके डायरेक्ट स्टेजेस वगैरह शेयर करते हैं, और इम्तियाज भाई का पर्सनल ये है कि भाई हमारा फुल सपोर्ट, लेकिन हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते।
BA के मैटर में क्या अभी सिचुएशन है, क्या न्यूज़ वगैरह, क्या हाल? अभी पिछले दिनों में जो मेरे ख्याल से 21 तारीख को या सॉरी 22 तारीख को जो हियरिंग कंप्लीट हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो रिजर्व फॉर इंटरिम ऑर्डर है। 3 दिन तक वो हियरिंग चली है। उसके बाद अब जो मैटर जो है शायद छुट्टियों के बाद 1 महीने बाद जो है उसके अंदर इंटरिम स्टे जो 3-4 प्रोविजन को लेकर जो स्टे वाली बात है उस पर कोई ऑर्डर आने के चांसेस है। लेकिन पिछले जो बेंच थी हमारी खन्ना साहब की, चीफ जस्टिस, उनकी बेंच ने जो है दोनों पक्षकारों को बहुत ज्यादा सवालात पूछे थे। तो चीजें समझ आती है कि कोर्ट का मूड किधर चल रहा है सवालों की वजह से। लेकिन इन मतलब जो नया जो हमारा बेंच है चीफ का, BR गवाई साहब का, तो उन्होंने दोनों भी साइड्स को बहुत ज्यादा सवालात नहीं करे। तो इसलिए ये कहना अभी बड़ा डिफिकल्ट है कि फैसला क्या आएगा। उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह पॉजिटिव फैसला आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें वायलेट हो रहे हैं। इसलिए कोई अच्छे फैसले तो बहरहाल आएंगे तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में। बाकी प्रोटेस्ट तो फिर चल ही रहे हैं पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो कंटिन्यू रहेंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड की अभी जो ये परसों हुआ था, जैसे आपने बात करी कि इम्तियाज भाई ने बोले कि वी डोंट वांट टू शो आवर पॉलिटिकल साइड, या हम उसमें हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं लाना चाहते, इसलिए अब उसमें कोई ऐसा नाराजगी नहीं ली हमने वो चीज, सवाल ही नहीं। बट आपने ऐसा बोले कि वो एक कम्युनिटी का था, कोई पॉलिटिकल चीज नहीं। बट उसमें जब आप स्टेज पर देखेंगे वहाँ पे टोपे साहब प्रेजेंट थे, जितेंद्र अवार साहब प्रेजेंट थे। मोस्ट उसकी PR जिसको बोलेंगे, मार्केटिंग जिसको बोलेंगे, NCP के नाम पे है। वहाँ पे अगर MIM के बोलेंगे या न्यूट्रल किसी को बोलेंगे तो नासिर सिद्दीकी थे, बाकी तो कोई दिखा नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल वेर रिलेटेड टू NCP एंड ऑफ द NCP, वो चाहे पॉलिटिशियन हो, ये हो। जब ऐसी कोई चीज़ है, मसला औरंगाबाद का है, हो रहा आम खास मैदान के ऊपर, वाई इज जितेंद्र अवार प्रेजेंट है, वाई इज राजेश टोपे प्रेजेंट है, उनका क्या लेना देना वो चीज़? ये तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे बेहतर है आप सवाल। What do you feel? Because मैं तो अपनी बात करूंगा या उसने ना। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि टोपे साहब है जालना की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जितेंद्र अवार साहब है मुमरा के, बॉम्बे से, सेंट्रल के जो MLA थे, अपने औरंगाबाद इसके MP रह चुके, वो खड़े थे नीचे आम खास की बाउंड्री के पास। जो है नहीं यहाँ, जिनका लेना देना नहीं, वो बैठे थे स्टेज के ऊपर। ये जो कम्युनिटी वाले ऑर्गेनाइज करा के, ये इतना इफेक्ट करती है चीज़, क्योंकि ऑब्वियसली आप जैसे आप बोलिए उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ बहुत सेंसिटिव है। ये शायद वहाँ कोई ना बोले पर दिल में सबके वो चीज़ लगती है दिल में। जब आपके कोई जिसको आप पसंद करते हैं या जिसको देख रहे कि भाई ये कम्युनिटी के लिए बोल रहा, आप उसको, मैं बोलना नहीं चाहूँगा वैसे अल्फाज, पर गिन रहे नहीं आप लिटरली। तो ये कितनी हार्मफुल चीज़ है एक कम्युनिटी की, और आप उसको पर्सनल एजेंडा पे कर रहे क्योंकि आपके कॉर्पोरेशन इलेक्शंस है, आपने वो सोच के लाया। तो आपकी मतलब इस बात से मैंने मतलब सुफियान, मैं आपके जरिए मतलब ये बोलना चाहूंगा कि भाई जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उन लोगों ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज का हेल्प लेना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जाने अनजाने में ये ना हो कि वो लोग मतलब ये ना मैसेज जाए कि वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। खास करके आने वाले दिनों में जो है कारपोरेशन के एंड लोकल्स के सारे इलेक्शंस होने, बिल्कुल, अगर जितेंद्र अवार वहां पर आएंगे या टोपे साहब आएंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज जाएगा। रहा कि ये PR का मसला है, आपने जो बोला है जी, हमारे साथ खुदा का शुक्र ये है ना सुफियान कि यार हम लोगों को इस किस्म की PR की जरूरत ही नहीं है। तो भी मतलब हम बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, ये अल्लाह का शुक्र है कि इम्तियाज जलील अपने आप के अंदर एक ब्रांड है। MIM की फैन फॉलोइंग जो है ना, वो आम लफ्जों में बोलते हैं ना, एड़ी बनेगी है ना, बहुत ऑड लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लेकिन ये हकीकत है, ये दीवानगी है ना। मैं तो हर किसी को बोलता है MIM का सोशल मीडिया गेम इतना स्ट्रांग है कि कोई बीट ही नहीं करता। तो बीट नहीं कर सकता, तो ये अल्लाह का शुक्र है। तो कभी भी हमारी लीडरशिप को ये नहीं लगता कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो मजहबी है, प्योर मजहबी है, उसका इस्तेमाल हम लोग अपने PR के लिए करें। इसके मामले में हम फॉर्चुनेट हैं, और ये हमारे लिए भी फख्र की बात है कि हमारा लीडर ऐसा सोचता है और प्रैक्टिकली उसको करके बताता है, तो ये ऑनर है। ये कोई, आई एम नॉट डिफेंडिंग इम्तियाज भाई को इस लाइन से कि यार, लेकिन हकीकत है यार कि आपको किसी को भी मानना पड़ेगा कि
एटलीस्ट इम्तियाज भाई को और MIM को जो है ना इस किस्म के PR की जरूरत बहरहाल नहीं। बहुत ज्यादा अभी सीरियस हो गए अपन। मेरे को आप ना कुछ अच्छे अच्छे स्टोरीज सुनो कि कोई क्लाइंट्स के आपके, जैसे अभी हम आयती से बात कर रहे थे, वो सुना रहे थे एक मर्डर केस, और मेरा ये सवाल पूछना है कि जैसा आपका क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट, मैंने आपको आगे कन्फेस कर दिया कि इधर भाई कुछ ऐसी ऐसी चीज हो, आपको दिल में पता है, मैंने कन्फेस किया है कि ये गलत है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन यू हैव टू डिफेंड मी। मेरे को एक मतलब याद आ रहा है, ऐसे बहुत से वाकये होते हैं, लेकिन यकीन जाने कि जरूरी नहीं कि सारी चीजें याद आ जाए। अब बोलते बोलते मुझे याद आ गया, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। एक मतलब ऐसा हुआ कि एक मेरा क्लाइंट है, उसके बीवी ने सुसाइड कर ली। बीवी ने सुसाइड की। उसके फैमिली वालों ने उस पर केस डाला मर्डर का, क्या नहीं बीवी, हमारे बच्चे ने सुसाइड नहीं किया बल्कि इसने मर्डर किया। वो बेचारा अरेस्ट हुआ। अरेस्ट हो गया, उसके बाद कुछ महीनों बाद, 3 महीने बाद, 3.5-4 महीने बाद उसकी बेल। वो बेल होने के बाद वो मेरे पास आया विला, और बोले यार वकील साहब, मेरी बीवी जो है बार बार ख्वाब में आती है और ये कह रही है कि मुझे माफ कर दे आप। सीधा मतलब सीरियसली आप उसको ले, मुझे उन्हें बोलते हैं कि मुझे माफ कर दे आप, और मेरे से गलती हो गई, आपको मेरी वजह से जेल जाना पड़े, अब क्या करूं बोले। तो मैंने कहा कि यार अब इस बार अगर ख्वाब में आएगी ना हो तेरी बीवी, अगर इस बार ख्वाब में आएगी नेक्स्ट टाइम, तो उसको बोलना कि यार ये बात तेरे माँ बाप को जाके बोल। तो ऐसे कुछ वाकई हो जाते हैं यार, बाकी बॉस से रहते, इस पर एक अपन पूरा एपिसोड ले सकते हैं। यस यस यस। कोई लगता है आपको चीज की, अरे यार ये चीज के लिए तुम मेरे पास आ गए, कैसे? बहुत सारी चीजें होते हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं आजकल जो है ना, जजेस वगैरह हियरिंग्स रिकॉर्ड करके पोस्ट करते हैं। हाँ। बहुत ज्यादा, तो उसमें अलग अलग केसेस आते हैं। कोई बोलता है यार कुछ भी ऐसा इतना फनी, क्या बोलेंगे ये केस भी है क्या, मैंने लड़ना भी चाहिए क्या, ये चीज ऐसा होता कभी आपके साथ? मैं बहुत तो यार मैं क्या हूँ, क्या लेके आए मेरे पक्ष में? नहीं, अभी तो ऐसा होता है ना कि सोशल मीडिया के ऊपर, अभी देखे 2 दिन पहले, हाँ। एक बंदा है, उसने मुझे व्हाट्सएप किया एक चीज और बोला कि साहब मैंने एक GR आपको भेजा है, मैं ऑफिसर ही हूँ, एक काम में कर रहा हूँ, लेकिन वो GR मेरे समझ नहीं आ रहा, जरा आप पढ़े फिर मेरे को समझा के बोल। जस्ट टुडे बैक है ना, उन्हें मुझे फोन करके बोल रहा है। अब यकीन जाने के बाद गुस्सा भी आता है यार, ठीक है मैं जनरली गुस्सा करता नहीं हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने अगर लोगों को आपकी तरफ डाइवर्ट किया है, लोगों को लगता है कि बंदा अपने लिए कुछ बोल सकता है या अपने को लीगल हेल्प कर सकता है, तो आप करें, अदरवाइज बहुत मतलब ऐसा आप जो बोले ना कि ये होता है। दैट्स एन अदरवाइज मैं किसी को गुस्सा नहीं करता हूँ। नहीं, अच्छी आज के टाइम में मोटिवेशन है मनी, मोटिवेशन है पावर, मोटिवेशन है पोजीशन। सो व्हाट डज पर्क्स के वाइज, इनकम वाइज या पोजीशन वाइज एक अच्छे खासे पेइंग लॉयर को या जज को क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या फीस आजकल लोग चार्ज करें, इनकम क्या हो सकती बेसिकली? लड़की को उम्र, वकील को उसकी 20 चाहिए। ऐसा आजकल यूथ के लिए मोटिवेशन पैसा ही है। आप बोले कि 5 लाख को अपनी फॉर्म भरना शुरू करती, वही तो वो तो एडवोकेट को आपकी ऐसा रैंडम, जैसा मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स है वो पर आर का कुछ लैक्स में चार्ज करते हैं। एडवोकेट से बढ़ के, मतलब एडवोकेट से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कोई नहीं आज, समझ गया कि इतना पैसा है। मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, हाई कोर्ट के लॉयर्स, इवन हमारे ट्रायल कोर्ट में भी काफी पैसा। आपके अंदर स्किल है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है सुफियान, कि अच्छे एडवोकेट्स की कमी है, टू बी ऑनेस्ट। आपके पास अब इस एग्जाम्पल से आप समझो कि आपको याद होगा 2G स्पेक्ट्रम का एक घोटाला हुआ था। जी बिल्कुल। उसमें जो है अनिल अंबानी का भी नाम था। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में एक सिस्टम है रिटेनिंग। एक लॉयर को आपको लगता कि ये प्रोबेबल केस में मेरा नाम आ सकता है या मेरे खिलाफ चीजें जा सकती है, तो वो केस अभी आप पर हुआ नहीं है, आप पे वो लगा नहीं है, लेकिन आप जो है रिटेन कर सकते हैं किसी लॉयर को कि इन केस अगर इस केस में मेरा नाम आए तो आपने मेरे लिए एडवोकेसी करना, दूसरे के लिए नहीं करना। तो आपको रिटेन कर दिया जाता है, रिजर्व कर लिया जाता है, और उसकी एक फीस होती है।
तो 2G स्पेक्ट्रम में अनिल अंबानी ने हरीश साल्वे को रिटेन किया है कि भाई आपने हमारे अलावा फीस नहीं लेना। अब इशू ये होता है ना कि आपने एक मरतबा रिटेनिंग की फीस ले ली, तो दूसरे जो मतलब उसके अंदर अक्यूज थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, गवर्नमेंट की तरफ से आपको मौका होता तो आप किसी का नहीं ले सकते। अनिल अंबानी ने रिटेनिंग फीस अपने हरीश साल्वी को 110 करोड़ रुपीस दी एट दैट टाइम, और उसका नाम नहीं आया बंदे का, बाद में वो फीस उसको वैसी मिल गई है। तो जस्ट वन एग्जाम्पल ही मतलब सिर्फ रिटेनिंग फीस 110 करोड़ रुपीस मिली है। एक हिसाब से उसने हॉलीडे पे छोड़ दिया कि तू चले जा, तू काम मत कर। नहीं, उनके लिए काम वो नहीं है। फिर उसके बाद भी देखिए वही हरीश साल्वी आज 2025 में इंटरनेशनल लॉ में इतनी पैसा है कि वो बंदा इंडिया छोड़ के इंग्लैंड में ऑफिस रन कर रहे हैं, जबकि उनकी यहाँ पे अभी सलमान खान के लिए जब अभी सुप्रीम हाईकोर्ट में आके उन्होंने जो बेल करवाई थी, नीचे जो सजा आई थी, वो हरीश साल्वी है। अच्छा, तो वो सेलिब्रिटी लॉयर है, वैसा भी उनके पास बहुत है। उसके बाद भी अगर वो इंग्लैंड जाके इंटरनेशनल लॉ में काम कर रहे हैं तो कितना पैसा होगा। तो मैं जो शुरू में बोला हूं कि नए जूनियर्स को, नए लड़कों को अगर ये टारगेट करके आए कि ठीक है हमको प्रैक्टिस करनी है, इंटरनेशनल लॉ में करना है, हमको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करना है, आज के अब छोटे कल के हरीश साल भी हो सकते हैं, करे तो सही। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है करने वालों के लिए। तो ये जजेस वगैरह के पर्क्स क्या रहते हैं? जजेस अलग अलग होती है। जैसा भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक जा रहे हैं। नहीं, तो सैलरी होगी, पर्क्स। ऐसा मैंने सुना कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस मिलता है, वो सारे मिलते, पर मीनिंग उनकी जो फैसिलिटीज होती है। अभी कोई भी जज के लिए घर फ्री है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उनको मंथली मिलते हैं, मोबाइल मिलता है। अभी मोबाइल इन द सेंस हमारे टार्स वगैरह आते हैं 2-3, लैंडलाइन फोन है, इंटरनेट है, अखबारात है। अब तो आते नहीं है अखबारात, लेकिन ये सारे उसमें ऐड होते हैं। तो ये सारे सहूलतें तो बहरहाल है कि एडवोकेट अब अच्छी फील्ड है, जिनको एडवोकेसी नहीं करने की वो जज बन जाए, खास करके हमारे बच्चों के लिए अच्छी है। अभी जैसा रिसेंटली लास्ट टाइम भी बहुत बड़ा एक ये मुद्दा बोलेंगे या जो भी बोलेंगे, ड्रग्स, जो भी नशाबंदी है, वो बहुत चीज़ें होती। तो रिसेंटली अपने सिटी की पुलिस ने परसों से नाइट पेट्रोलिंग को ज़्यादा कर दिया है क्रिमिनल इफेक्टेड एरिया, कि जहाँ पे संभावना है, एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ होने वाला है या यहाँ ड्रग्स वगैरह चलते ही है, तो वहाँ पे पेट्रोलिंग ज़्यादा करेंगे, 2 की जगह 4 करेंगे, जो भी करेंगे। डू यू थिंक दैट पुलिस को मालूम होगा ही नहीं कि ये चीज़ यहाँ होती है और वो उसके ऊपर ऐसा करते हैं? नॉट सेइंग कि सब करप्ट होंगे, ये होंगे, वो होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एवरीबडी नोज कि ये यहाँ क्या होने में मिल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। एंड अपने जो सिटी की पुलिस है कई अच्छा भी काम करती है। जैसा परसों एनकाउंटर हुआ, उसको मार दिए, वो चोरी करके जा रहा था चोरी का, किसी का बोलना है कि उसको गोली जहाँ लगी वहाँ वो मर ही नहीं सकता, और एनकाउंटर के लिए आपको नज़दीक से मारना पड़ता, दूर से कैसा मारे गया, बहुत सारी चीज़ें। तो डू यू फील दैट आवर सिटी पुलिस इज रियली डूइंग देयर वर्क, कि सिटीजन्स को उनसे डरे नहीं? क्योंकि लोग पुलिस नाम सुनते डर जाते, हपक जाते हैं, लोग एफआईआर करने के लिए भी जाने की 10 बार सोचते हैं। कई केसेस में सामने आया है कि पुलिस एफआईआर करने ही नहीं देती, बहुत से बहुत एनसी करा देती है और भगा देती है। व्हाट डू यू थिंक? ये ना कॉमन फिनोमेना है यार, कि पुलिस जो है शुरू में जाते ही एफआईआर नहीं करने वाला मामला है, वो बहुत पहले से है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा न सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस बल्कि भारत के कई स्टेट्स की पुलिस को डांट लगाई है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में अब एफआईआर करें। लेकिन अभी जो नए लॉज चेंज हुए हैं, अब पुलिस को इख्तियार दे दिया है उन लोगों ने कि 7 साल के अंदर की सजा है, तो 15 दिन तक इंक्वायरी करो आप एफआईआर आने के बाद, मतलब किसने कंप्लेन भी किया है, तो पुलिस के इख्तियारात। अब ये नए जो लॉज भी चेंजेस हुए हैं BNSS, तो इसमें पुलिस को जो है अनवांटेड ये अभी 15 दिन का मौका दे दिया गया है। अब 15 डेज में अगर कोई कंप्लेन जाएगी और बोलेगा कि मेरे साथ ये हुआ, मार हुआ, तोड़ हुआ, लूट हुई, फ्रॉड हुआ, तो 15 डेज में अब इंक्वायरी करेंगे तो सबूत क्या बचेंगे जगहों पर? ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन अब ये कानून का हिस्सा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट बोलता है इमीडिएटली कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर कंप्लेन आई है तो आपने उसको एफआईआर में दर्ज करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो इसलिए ये भी कह रहे हैं ना कि जो नए लॉज आए हैं वो भी सही नहीं है कुछ मामलों को लेकर। तो उसकी एक वजह यह है कि अब पुलिस वालों को अपना इख्तियार मिल गया है,
दूसरा ये है कि महाराष्ट्र की पुलिस कंपेयर टू सारी अदर्स जो है फिर भी अच्छी है। नशे का सिंडिकेट जो है ये बहुत बड़ा, मतलब ये है, जितना इसको कम किया जा सकता, खत्म करना तो शायद ही किसी पुलिस के बस की बात है। तो अभी मेरे को जितना आइडिया है कि अभी बहुत ज्यादा टाइट किया है पुलिस ने। जो जो लोग ज्यादातर ये करते थे वो अंडरग्राउंड है, वो अपने अड्डों पर नहीं है। तो जो नारकोट की जो हमारी नई टीम है वो बहरहाल फिर भी अच्छा कर रही है, जितना मुझे पता है। अगर वो गलत करेंगे तो बोलेंगे, लेकिन अभी जितना कर सकते वो कर रहे हैं, लेकिन और बहुत ज्यादा करने की और भी जरूरत बहरहाल है। एक लास्ट अपन करेंगे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करप्शन इन आवर स्टेट रिगार्डिंग एवरीथिंग डिपार्टमेंट, जो आपके रेसिडेंशियल चीज़ें वगैरह में, जैसा आज की हालत ये है कि आपको अगर पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराना है तो उसमें करप्शन है, आपको रजिस्ट्री करवाना है तो उसमें करप्शन है, एक छोटी सी चीज़ों में भी करप्शन आ गया है, क्योंकि वो यहाँ से लेके यहाँ तक सबको पहुँचना है, सबको मिलना है, सब में बंटना है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट एज अ लॉयर? देखिए, वो एक लाइन है कि आप रुश्वत लेते हुए पकड़ा जा और रुश्वत देके छूट जा। यहाँ से ले, यहाँ से दे। समझ रहे आप कि जिस बंदे पे इस बात के लिए पकड़ा गया है कि वो रुश्वत देता हुआ पकड़ा गया है, उसको छोड़ इसलिए दिया गया है कि उसने रुश्वत दे दिया है। ये यार पार्ट एंड पार्सल है ना। वरना आपने देखा है कि यार आम से लोग जिनका कोई कारोबार नहीं है, तो 65 करोड़ की अगर औरंगाबाद में होटल ले रहे हैं तो फिर कहाँ से ले रहे हैं? तो थ्रू टॉप टू बॉटम जो लोग हैं बहरहाल इसमें इन्वॉल्व है करप्शन में। और अभी जैसे कारपोरेशन के वगैरह इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो जो लोग चेक करते थे, जो बॉडीज होती थी लोकल बॉडीज, अब तो वो भी नहीं, अब तो सीधा गवर्नमेंट और ऑफिसर्स के बीच में सारी चीजें हैं। तो ये भी पता नहीं लगता कि अब हो कहाँ रहा है। पहले तो भी भाई किसी काम में अगर 19-20 होता तो शायद कारपोरेटर आवाज करता, कोई ग्राम पंचायत आमीन पर बॉडी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब सिस्टम करप्शन में का आसान तो बहरहाल इसको खत्म करना मुश्किल है, जब तक के हम उतने स्ट्रिक्ट सजा ना दे। जैसा आपको याद होगा कि 5 साल पहले चाइना के एक रेलवे मिनिस्टर पे कुछ पैसे लेने के एलिगेशंस थे, उनको चौराहे पे लाके लटका दिया गया है। कल या परसों ही मैंने देखा कुछ कलेक्टर ऑफिस में कोई तो पोजीशन थी उनकी, पता नहीं 5 लाख रुपए लेते हुए वो पकड़े गए। हेडलाइन थी पेपर की, अभी परसों की बात। कुछ लैंड एक्विजिशन का या कुछ तो उसका मसला था, वो सीनियर ऑफिसर थे, स्कैम कर दिया। वो कैसा बोलेंगे, उनको पूरा कॉट किया प्लान बना के। ये तो यार ये बहुत छोटे लोग हैं ना। हमारा अगर रफेल जिसपे हम लोग मतलब फ्लाइट, हम जो क्या बोलेंगे उसको, हमने जेट जो है, फाइटर जेट हम खरीद रहे हैं, उसमें एलिगेशंस है कि यार 500 का आपने 2200 में ले लिया है। हमारी देश की सुरक्षा और हाईएस्ट लोग अगर ये है तो ये इवन ये क्यों यार, हमने कारगिल के जो कफन है और कॉफिन जो बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर फॉर्ड किया है। करप्शन के एलिगेशंस है उस वक्त के लोगों पर। तो यार ये नासूर है, ये मतलब कैंसर है, ये इतना आसानी से नहीं जाएगा जब तक इसके अंदर सख्त सजाएं वगैरह। मैंने कल या परसों किसी से बात करा था इसी बारे में, करप्शन थे, तो उसने एक ही बात बोला कि 2 गुजराती देश चला रहे और 2 गुजराती देश बेचे। ये नटशेल की बात है इसके अंदर। नहीं ठीक है, उनको आप बोल सकते हैं, लेकिन ये कोई नया तो नहीं है ना कि इट इज बिगन ओनली फ्रॉम 2014। करप्शन तो उससे पहले भी था, है ना, ऐसा नहीं है। सो विल एंड दिस बाय द लास्ट क्वेश्चन कि अब 2019 का क्या है? आर यू अगेन गोना डिमांड टिकट या सम एक्सपेक्टेशंस? नहीं, देखिए आप अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जैसे भाई मैं हूँ, जितनी भी मुझसे हो पाती है मैं करता हूँ, तो हम लोग एम्बिशियस रहेंगे फिर से। हम अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम लोग एम्बिशियस तो है लेकिन डेस्परेट नहीं है। और जाहिर सी बात है कि पार्टी ने 2 मरतबा हमको नहीं दिया है, हम लोग उम्मीद है कि तीसरी बार इंशाल्लाह हमको देगी पार्टी। और वैसा भी अगर देखा जाए तो पूरे देश में अगर अच्छे मतलब लीडर्स आप देख के निकालेंगे तो सारे ऑलमोस्ट आपको एडवोकेट मिलेंगे।
मेरा सदर खुद बैरिस्टर है। हाँ वही बोलने आ रहा था, आपके लीडर खुद सीरी है। इंशाल्लाह मैं ये मैनिफेस्ट करता कि आज हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगर 2019 में जैसा खिजर भाई बोले वैसा हो गया, वही दिन दूसरे दिन ही हम साथ में बैठ के पॉडकास्ट इंशाल्लाह। So thank you so much for watching this video. This was our uncut conversation with Advocate Khizar Patel, ex-spokesperson of AIMIM Maharashtra. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और बहुत सारी बातें थी जो इतनी छोटे वक्त में नहीं हो सकती। इंशाल्लाह आप डिमांड करिए, कमेंट करिए कि हमें पार्ट 2 चाहिए। विल अगेन इनवाइट खिजर साहब। थैंक यू सो मच।